बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर आकिब ने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया व्हिच इज अबाउट साइंस स्किल्स। आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स तो सर ने क्लियर कर दिए। आज हम करेंगे इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व, तो आप मेरी मदद कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। So question number 1 of your textbook exercise is multiple choice questions. आपके पास options given है और आपने best option का इंतखाब करना है according to your statement. तो आइए देखते हैं कि पहली statement हमारे multiple choice questions की क्या है। Statement number 1 is the three main areas of the study in science are. आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि साइंस किसको कहते हैं और साइंस को किन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है या मेन एरियाज में डिवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड फार्मेसी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फिजिक्स। इसमें से आपको पता है कि बायोलॉजी कहते हैं ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सेकंड इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट पार्टिकल्स एंड द रिएक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। देन वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब द नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा फिजिक्स में हम डिफरेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। एक और वर्ड यहाँ यूज हुआ फार्मेसी का। फार्मेसी में हम पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में, मतलब दवाइयों के बारे में। और जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट रॉक्स। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री, जबकि जो जियोलॉजी है जिसमें हम पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं दैट लाई अंडर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे जो तीन मेन एरियाज हैं दे आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। तो मेरे साथ करेक्ट आंसर मार्क करें, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट इज Which area of science is the study of living world? ऐसी कौन सी एरिया या ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया इससे पिछले एमसीक्यू को डिस्कस करते हुए दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं लिविंग मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में। इसका मतलब कि पहले हम ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास बायोलॉजी के ऑप्शन मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर ए इज बायोलॉजी व्हिच विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। हम इसको मार्क कर लेते हैं। देन वी हैव केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज फिजिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन। इसका मतलब कि बायोलॉजी होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 2। मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर रहे हैं। Let's move towards multiple choice question number 3. So multiple choice question number 3 is why should you wear safety goggles during practical science lessons? जब आप अपनी स्कूल लेबोरेटरी में जाके डिफरेंट रिएक्शंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप सेफ्टी गॉगल्स पहने। सेफ्टी गॉगल्स जो हैं वो ग्लासेस की तरह, मतलब जिस तरह आपके नॉर्मल आईसाइट के ग्लासेस होते हैं उस तरह की एक ऑप्टिकल गॉगल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द केमिकल्स जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई शार्प चीज, कोई नेल है या फिर नीडल है तो उससे भी हमारी आंखों को ये जो गॉगल्स हैं वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर दीज गॉगल्स ताकि आपकी आंखें जो हैं इन एडवर्स रिएक्शंस से महफूज रहें। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और फिर हम बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज सो पीपल विल नो यू आर अ साइंटिस्ट। आप गॉगल्स इसीलिए पहनते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आप एक साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी इज टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम डैमेज। क्या आप गॉगल्स इसीलिए पहनते हैं ताकि आपकी आंखें डैमेज से बच सके।
ऑप्शन नंबर सी इज टू शेड योर आईज फ्रॉम सनलाइट, ताकि आप अपनी आंखों को धूप से बचा सकें। ऑप्शन नंबर डी इज यू विल लुक गुड इन देम, आप गॉगल्स इसीलिए पहनते हैं क्योंकि आप वो गॉगल्स पहन के बहुत प्यारे लगते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वेरी क्लियर, इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है कि हम गॉगल्स इसीलिए पहनते हैं टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम डैमेज। ऑब्वियसली हमारी लेबोरेटरी में ना तो सनलाइट मौजूद है और ना ही हमें अच्छा लगने की जरूरत है। यहाँ पे हमें जरूरत है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल या तेज केमिकल्स, एसिड्स और डिफरेंट नीडल्स मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए वी वेयर गॉगल्स दैट वी कैन कॉल सेफ्टी गॉगल्स इन आवर लेबोरेटरीज, स्कूल लेबोरेटरीज, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डैमेज। So this was the answer to statement number 3. हम चलते हैं statement number 4 की तरफ. Statement number 4 is which of these is a measurement of length? हमारे पास options given हैं जिसमें units मौजूद हैं. Unit कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसके साथ हम किसी चीज को measure करते हैं. For example, अगर हमने अपना mass बताना हो तो हम बताते हैं kilograms में. अगर हमने length बतानी हो तो हम बताते हैं मीटर या सेंटीमीटर में. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ यूनिट्स गिवन है और हमने बताना है कि इसमें से लेंथ का यूनिट क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए इज सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज क्यूबिक सेंटीलीटर, ऑप्शन नंबर सी इज अ सेंटीलीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको मैं बता दूं, स्क्वायर सेंटीमीटर तब इस्तेमाल होता है जब हमने एरिया कैलकुलेट करना हो. एरिया के फॉर्मूले में जरूर आता है लेंथ, मगर ये लेंथ का यूनिट नहीं है. देन वी हैव सेंटीलीटर. लीटर से याद रखिएगा कि लीटर हम यूज करते हैं किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए. इसका मतलब लिक्विड की लेंथ तो हम मेजर कर नहीं सकते. इसका मतलब दैट ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट. हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, क्यूबिक सेंटीलीटर. यहाँ पे भी पहले तो आ गया लीटर, तो आपको पता है कि ये बात हो रही है किसी लिक्विड की, साथ यहाँ मौजूद है क्यूबिक. क्यूबिक इंडिकेट्स कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है. तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये वॉल्यूम मेजर हो रहा है किसी लिक्विड का. द लास्ट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज मीटर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर का मैं आपको बता दूं, रिमेंबर द वर्ड मीटर. हम जब लेंथ को मेजर करते हैं देन वी मेजर लेंथ इन मीटर. मीटर के साथ हम चाहे सेंटीमीटर लगाएं या फिर हम किलोमीटर लगाएं, it remains the unit of length. तो लेंथ को मेजर करने के लिए we always use मीटर. अब मीटर के साथ कोई भी प्रीफिक्स मतलब सेंटी या फिर किलो लग सकता है, मगर याद रखिएगा जहां पे भी मीटर आए with any prefix that will be your unit of length. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए को मेरे साथ करेक्ट मार्क कीजिए बिकॉज वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग. आपने अपने इस चैप्टर में वॉल्यूम के बारे में पढ़ा. आपको पता है कि वॉल्यूम अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है. अब हमारे पास पहले क्या ऑप्शंस गिवन हैं, हम उनको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. ऑप्शन नंबर ए इज ब्रेथ बाय इट्स लेंथ एंड डिवाइडिंग बाय इट्स लेंथ. हम ब्रेथ को मतलब ब्रेथ यहाँ विड्थ की बात हो रही है. रिमेंबर आपने अपने चैप्टर में जो वर्ड पढ़ा था दैट इज विड्थ, मतलब एक चीज कितनी चौड़ी है, कितनी वाइड है, उसको हम कहते हैं द विड्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इस विड्थ को हम ब्रेथ भी कह सकते हैं. इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना. हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि हमने ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है विद हाइट और फिर उसको डिवाइड कर देना है विद लेंथ. द बी ऑप्शन इज लेंथ बाय इट्स ब्रेथ एंड डिवाइडिंग बाय इट्स हाइट. हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विद द ब्रेथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिवाइड कर देंगे विद इट्स हाइट. सी ऑप्शन इज लेंथ बाय इट्स ब्रेथ बाय इट्स हाइट. हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द ब्रेथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे विद द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. द लास्ट ऑप्शन इज लेंथ बाय इट्स हाइट एंड डिवाइडिंग बाय इट्स ब्रेथ. लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ
और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय द ब्रेथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? आपको पता है कि जब हमने चैप्टर में वॉल्यूम के बारे में पढ़ा तो उसमें डिवाइडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था लेंथ को विद द विड्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड विद द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ ही आपके लिए बहुत आसान हो गया ये बताना कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में भी हमारी डिवीजन हो रही है, ऑप्शन नंबर बी में भी हमारी डिवीजन हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में भी हमारी डिवीजन हो रही है और डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे वॉल्यूम के फॉर्मूला में मौजूद नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ के साथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। आपको एक और दफा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। आपके सामने मैं एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं दैट इज अ क्यूबिकल, एक रेक्टेंगुलर शेप का। दिस इज एक्चुअली द लेंथ, इसको हम कहेंगे कि ये है लेंथ। अब इसकी जो चौड़ाई है वो यहां से मेजर होगी। दिस इज द ब्रेथ एंड देन वी नो द हाइट कि ये होगी हमारी हाइट। हम इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट विद द ब्रेथ एंड विद द लेंथ, तो हमारे पास आ जाता है द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, मगर यहाँ पे एक और दफा आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो चुके हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क किया है। अगर नहीं भी किया तो अब आपके पास बहुत टाइम है। आप इस लेक्चर के बाद जाइए और जितने भी आपके करेक्ट आंसर्स मार्क होने वाले रह गए हैं उनको मार्क कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।